बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक बहस चल रही है पाकिस्तान में कि क्या इस मुल्क में सदारती निज़ाम आ रहा है। हर बंदा ये सवाल कर रहा है। इसके बारे में बात करना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो मैं सारी तफसीलात लेकर आया हूँ। टेक्निकली आपको बताऊँगा क्या ये मुमकिन है कि इस मुल्क में सदारती निज़ाम आ जाए और क्या उसके लिए रास्ता बनाया जा रहा है, और दूसरा ये कि रेफरेंडम के ज़रिए से ऐसा करना क्या पाकिस्तान में ये हो पाएगा। ये बड़े अहम सवालात हैं जिनके जवाब सबको चाहिए और सब इसके बारे में जानना चाहते हैं। वो इसलिए कि निज़ाम से सारे ही बहुत तंग हैं और सब ये चाहते हैं कि ये कुछ ऐसा नया हो कि ये मुल्क के हालात बदलें। अब देखें, ये बहस हमारे मीडिया में, हमारी पब्लिक में, सियासी हलकों में काफ़ी दिनों से चल रही है। इवन कुछ पार्लियामेंटेरियंस भी पूछते हैं, उनको भी आइडिया नहीं है कि कानून आइन इसके ऊपर क्या कहता है और वो इस पर तवज्जो भी नहीं देते। और ये बहस अभी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो गई है, जिसकी कुछ वजूहात हैं। पाकिस्तान में जो हुक्मरान हैं और जो उनके चेले हैं, उनकी करप्शन पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा मसला रहा है, अहम तरीन मसला रहा है। और ये वो मसला है जिसने पाकिस्तान को आज तक आगे नहीं बढ़ने दिया। हर चीज़ में इस मुल्क में सौदेबाजी होती है। आप कोई सड़क बनाएं, नाली बनवाएं, गटर बनवाएं, पुल बनवाएं, अंडरपास बनवाएं, कोई सरकारी इमारत बनवाएं, आप कोई भी चीज़ बनवाएं इस मुल्क में, उसमें आपको कमीशन जो है वो चलता है। जितने लोग ठेका लेते हैं वो कमीशन देते हैं सरकारी लोगों को, इवन जो सियासतदान है उनको भी। और इसको यहाँ पे जायज़ समझा जाता है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स मेरे दोस्त हैं, वो बताते हैं कि 20% का तो सबको पता है। हम उस ऑफिसर को बहुत अच्छा समझते हैं, उस सियासतदान को बहुत अच्छा समझते हैं जो 20% के अंदर हमारे साथ डील कर लेते हैं। हम उनको बुरा समझते हैं जो ये कहते हैं कि 20% तो है ही, वो तो आपको देना है, अब उससे आगे की बात आप करें। तो ये पाकिस्तान में एक नॉर्मल चीज़ है 20%, कि ये हर जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होगी, कोई डेवलपमेंट होगी पाकिस्तान में, तो 20% कुछ लोगों की जेब में चला जाएगा फ़ौरन। बाकी 80% के साथ क्या करते हैं वो लोग, अब जो 20% की रिश्वत दे रहा है वो 20 से 30% जो है बचाएगा भी, और फिर उसके अंदर 2 नंबरी करेगा। तो फिर इसी तरह की सड़कें बनेगी। अब दुनिया में जो सड़कें बनती हैं वो कई दहाइयाँ गुजर जाती हैं, वैसे ही होती हैं। पाकिस्तान में 2-4 सड़कें ऐसी हैं जो अच्छी बनाई गई स्टैंडर्ड के ऊपर, तो वो अभी तक वैसे ही खड़ी हैं। लेकिन बाकी सड़कें हर सीज़न में ख़राब हो जाती हैं। बारिशों का एक सीज़न आता है, कभी आपने देखा है लंदन में, यूरोप में सड़कें बारिश हो उसके बाद टूट जाएं, वहाँ तूफ़ान आ जाए, बारिश आ जाए, पानी खड़ा हो जाए, पानी निकल जाए, सड़क नीचे से बिल्कुल सही निकलती है। हमारे यहाँ पे 2 घंटे पानी खड़ा हो, उसके बाद सड़क जो है वो पानी के साथ ही तैर के निकल जाती है। तो वजह यह है कि यहाँ पे नाकस मटीरियल और जो कमीशन चलने का धंधा है उसकी वजह से नाकस मटीरियल लगता है और गैर मियारी काम किया जाता है। और एक सीज़न से ज़्यादा, 2 सीज़न से ज़्यादा यहाँ पे सड़कें, अच्छी खासी सड़कें यहाँ पे नहीं चलती। हमारे सरकारी स्कूल हों, कॉलेजेस हों या सरकारी इमारत हों, उनका मुवाजना प्राइवेट इमारत के साथ करें तो वो कम पैसों में बनती हैं प्राइवेट इमारत, लेकिन ज़्यादा देर तक चलती हैं। सरकारी बिल्डिंग्स ज़्यादा पैसों से बनती हैं, उनकी हालत थोड़े अरसे के बाद वो आप जाके देख लें, आपको पता चल जाती है। हमारा एक सूबा बलूचिस्तान है, उसमें कई सड़कें ऐसी हैं जो कभी बनी नहीं, आज तक वहाँ पे कभी रास्ता नहीं निकला। वो सड़कें हर साल कागज़ों में बनती हैं और बरसात में बह जाती हैं, फिर अगले साल कागज़ों में बनती हैं, फिर अगले साल बरसात में बह जाती हैं। और ऐसी सड़कें मौजूद हैं और कागज़ों में उन सड़कों के ऊपर जो है वो बजट जारी हो जाते हैं और वो बजट खाया जाता है ठेकेदारों के साथ मिलके। ऐसे ही ठेकेदार मिलके अभी भी दाव लगा रहे हैं। कई लोग वैसे मुझे पूछ रहे थे, उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ आपने कोई स्टोरी नहीं की, काफ़ी दिन हो गए हैं, कोई सुलह वाला तो नहीं हो गई, लेकिन मैं एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी पे काम कर रहा हूँ, वो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। सुलह कैसे हो सकती है, यानी उस्मान बुज़दार साहब अच्छा काम करेंगे अच्छा बताएंगे, अच्छा नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं बताएंगे। मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, बड़े अच्छे आदमी हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ हर आदमी को अपना हिस्सा चाहिए, और हिस्सा लेने के लिए लोग किस लेवल तक जाते हैं। यहाँ छोटे ब्यूरोक्रेट से लेकर बड़े ऑफिसर तक तमाम जो हैं वो करप्शन के अंदर लुथड़े हुए हैं, और सियासतदान जो हैं वो इसके अंदर बड़ा हिस्सा लेते हैं। उसकी रीज़न ये है कि सियासतदान बहुत ज़्यादा पैसा लगा के इलेक्शन लड़ता है इस निज़ाम में। MNA या MPA बनने के लिए करोड़ों रुपया वो खर्च करके आता है, तो यही सोच कर आता है कि मैं अगर 10 करोड़ लगा के आ रहा हूँ तो 100 करोड़ कमा के वापस जाऊँगा या 200 करोड़ कमा के वापस जाऊँगा। तो ये है वो वजह कि वो माफ़ी नहीं देते। तो पैसे लगा कर आए, हक समझते हैं कि अब पैसे कमाने हैं। जहाँ सरकारी नौकरियाँ लोग पैसे लगा कर लेते हैं,
रिश्वत देकर लेते हैं, इवन सियासतदानों को रिश्वत देकर लेते हैं, तो फिर वो पैसे कमाते हैं, अपने पैसे पूरे करते हैं, बल्कि ज़्यादा पैसा बनाते हैं, उसके ऊपर जो है वो सूद वसूल करते हैं। गुज़िश्ता 40 सालों से ये पाकिस्तान में हो रहा है। ख़ास तौर पे जब ज़ियाउल हक साहब सरमायादारों को सियासत में लाए थे, तब से अब तक सियासत में सौदेबाजी अपने उरूज पे है, और तब से अब तक जो है वो सियासत पाकिस्तान में बदल गई है। उसूलों की, इक़दार की सियासत अब यहाँ पे मौजूद नहीं है। यही सियासतदान अफसरान को अपनी मर्ज़ी से तैनात करते हैं। हाई कोर्ट्स के अंदर जजेस की तैनातियों में इनका किरदार होता है, असरअंदाज होते हैं हर चीज़ पे। फ़ौज के अलावा पाकिस्तान का शायद ही कोई इदारा है जिस पे ये सियासतदान असरअंदाज नहीं हो सकते। हर जगह पे इनका असर मौजूद है और इनकी गिरफ्त बड़ी पक्की है। ये अपने मुफाद के लिए किसी भी लेवल तक चले जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, एक हद से ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ नहीं बढ़ते और एक दूसरे को बचाते भी हैं। मैंने देखा टॉक शोज में आपस में लड़ रहे होते हैं, बाहर जाके शिरो शकर हो जाते हैं। यानी दोस्ती करना, अच्छी बातचीत करना बहुत अच्छी बात है, मैं इसको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि इनके मफादात ज़्यादातर इकट्ठे होते हैं। अब करप्शन में जो लुथड़ा हुआ ये निज़ाम है, इसको ठीक करने के लिए एक आदमी इमरान खान साहब जो है वो आए थे सियासत में आज से 22 साल पहले। उन्होंने आके कहा था कि मैं इसको ठीक करूंगा, निज़ाम को, इस निज़ाम को दुरुस्त करूंगा। ये जो एक निज़ाम है, पार्लिमानी सिस्टम है गवर्नमेंट का, उसको मैं दुरुस्त करूंगा। इस पार्लिमानी निज़ाम को MPAs MNAs ऐसे ही बनेंगे, लेकिन मैं इसको ठीक कर दूंगा। तारिक कादरी साहब को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने पहचान लिया था। वो इस नतीजे पे पहुंच गए थे कि निज़ाम ही ख़राब है, इस निज़ाम में बिगाड़ है, निज़ाम को बदलना पड़ेगा, निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। ये तारिक कादरी साहब को लगता था। इमरान खान साहब आए, उन्होंने नौजवानों को उम्मीद दी, मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को उन्होंने खड़ा किया पहली मरतबा, उन्होंने जोर लगाया, वो मुंतखब होकर इक़्तिदार में आ गए। लेकिन हुआ क्या? देखें, ज़ाती तौर पे इमरान खान साहब की एक शानदार शख्सियत है, वो ईमानदार आदमी है, हार नहीं मानते, मुकाबला करते हैं, उब्बुल वतन शख्स है, दलेर हैं, बुज़दिल नहीं हैं, और गरीबों और मुसलमानों की हमदर्दी भी उनके दिल के अंदर है, वो नज़र आती है। और बैरून मुल्क उनकी कोई ऐसी जायदादें भी नहीं हैं, करप्ट भी नहीं है, वो बाहर कोई ऐसी जायदादें भी नहीं हैं, या ऐसे कोई मसाइल भी नहीं है कि बाहर के मुल्क उनको जो है वो ब्लैकमेल करें कि आपकी ये जायदाद हम बता देंगे, या ये कर देंगे, या ये चीज़ें आपसे छीन लेंगे, तो आप हमारे मफादात के लिए काम करें। तो ऐसा भी कुछ नहीं था। तो उनका एजेंडा पाकिस्तान था, ऐसा लग रहा था। वो इक़्तिदार में आए, लेकिन हुआ क्या? इस निज़ाम ने इमरान खान साहब के हाथ बांध के रख दिए। एक चंगा भला आदमी था, वो भी बेबस होकर रह गया, जो 22 साल तक लोगों को उम्मीद दे रहा था। उनको वही पुराने लोग मिले जो इस निज़ाम से अपना हिस्सा निकालते हैं, वही माफियाज मिले जो इस निज़ाम से फ़ायदा उठाते हैं। जिसको हाथ लगाया उसने ब्लैकमेल किया। इवन माफिया उनके आसपास आके इकट्ठा हो गया। मईशत पर उनको ब्लैकमेल किया गया, एहतसाब पर उनको ब्लैकमेल किया गया, ब्यूरोक्रेसी की इस्लाहात के मामले के ऊपर उनको ब्लैकमेल किया गया। अब कोई भी ऐसी चीज़ जब वो करना चाहते हैं, पार्लियामेंट में उनकी तादाद भी ऐसी नहीं है कि वो कानून नया बना सकें आज़ादी के साथ, या कोई बड़ी बड़ी तब्दीलियां पाकिस्तान में ला सकें, तो उनके हाथ बंधे हुए हैं। वो इस निज़ाम को तब्दील या दुरुस्त नहीं कर सके। दुरुस्त नहीं कर सके, ठीक लफ्ज़ है कि दुरुस्त नहीं कर सके। उसकी वजह यह है कि उनको वही लोग मिले जो पुराने निज़ाम के साथ काम कर करके खुश हो रहे थे और पुराने निज़ाम के बेनिफिशरी थे। अब कुछ लोग सदारती निज़ाम की बात कर रहे हैं, या एक मुख्तलिफ निज़ाम की बात कर रहे हैं कि ये निज़ाम फेल हो चुका है, इमरान खान जैसा बंदा भी आके यहाँ पे नाकाम हो गया, लिहाजा अब एक नया निज़ाम लाया जाए, चाहे वो सदारती निज़ाम हो या इससे बेहतर कोई निज़ाम हो, जो पाकिस्तान को एक नई सिमत में लेकर जाए, और इन जो ये जोंके जो पाकिस्तान को चिपकी हुई हैं, खून चूस रही हैं, इनसे पाकिस्तान की जान छूटे। अब सवालात हैं कुछ, वो मैं आपके सामने रखता हूं। नंबर 1, क्या जो पुराना निज़ाम के जो बेनिफिशरीज हैं वो नए निज़ाम को आने देंगे? तो जवाब है नहीं। क्या पार्लियामान ये होने देगी? जवाब है नहीं। क्या अदालतों के पास ऐसी कोई आईनी गुंजाइश मौजूद है कि निज़ाम को ख़त्म करके नया निज़ाम ले आएं? तो इसका जवाब भी है नहीं। अदालतें भी ऐसा नहीं कर पाएंगी। ये आईनी तब्दीली या आइन में तरमीम या बुनियादी ढांचा बदलने का इख्तियार जो है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान के पास है, कौमी असम्बली के पास, सेनेट के पास। ये वहाँ पे एक सेशन करेंगे, उसके अंदर कानून पास होगा, फिर गुंजाइश बनेगी कि अगर आप कोई आईनी तब्दीली बड़ी लाना चाह रहे हैं। इमरान खान साहब जो एक छोटी सी आईनी तब्दीली नहीं ला पाते इन अपोजिशन जमातों की मदद के बगैर, वो कैसे इतनी बड़ी आईनी तब्दीली लेकर आएंगे? तो जवाब इसका जो दिया जाता है वो ये है कि खान साहब एक रेफरेंडम करवा देंगे। इस मुल्क में
एक अवामी रेफरेंडम होगा बहुत बड़े पैमाने पे, और उस रेफरेंडम में लोग ये फैसला करेंगे कि उनको कौन सा निज़ाम चाहिए। और अगर लोगों ने कह दिया कि इस निज़ाम से वो बेजार हैं, जो आप अभी रेफरेंडम करा लें, मेरे ख्याल में 80% 90% लोग कहेंगे हम तो बेजार हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, इस निज़ाम ने हमें कुछ नहीं दिया। जो बेनिफिशरीज हैं उनको छोड़ के सारे लोग वोट डाल देंगे, जनाब बदलो इस निज़ाम को। जहां पे अमीर आदमी का कानून और है, गरीब आदमी का कानून और है, बदलो इस निज़ाम को। जहां ताकतवर के लिए कुछ और है और कमज़ोर के लिए कुछ और है। तो ये निज़ाम बदलने के लिए लोग वोट डालेंगे, अक्सरियत के साथ डालेंगे, लेकिन रेफरेंडम होगा कैसे? अब मैं आपको बताने लगा हूं वो नुक्ता जहां पे आपको बांध दिया इन पुरानी सियासी जमातों ने। अब आप समझिए कि आपकी उम्मीद के ऊपर कि रेफरेंडम होगा, लोग फैसला करेंगे, सदारती या कोई और निज़ाम आ जाएगा, मुल्क बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? 18वीं तरमीम, वो क्यों कहते हैं बार बार पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले कि 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ने देंगे। आईन की बात नहीं करते और किसी चीज की बात नहीं करते, बात करते हैं 18वीं आईनी तरमीम की। इन्होंने 18वीं आईनी तरमीम में ऐसा क्या किया कि जो इस निज़ाम का रखवाला बन गया? जो निज़ाम जिसको ये पसंद करते हैं, जिसके ये बेनिफिशरी हैं, जिस निज़ाम से ये फ़ायदा उठाते हैं, जो निज़ाम इनको डिलीवर करता है, जिस निज़ाम में करप्शन है, जो निज़ाम गला सड़ा हुआ है, जो इनको फ़ायदा लगातार दे रहा है करप्शन के बावजूद, इनको पकड़ नहीं पा रहा, उस निज़ाम को बचाने के लिए इन्होंने 18वीं तरमीम में एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया था। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 18वीं तरमीम का जो अमेंडमेंट हुई है उसका आर्टिकल 48 और आगे 6 वो क्या कहता है, ज़रा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर तर्जुमा आपको बताता हूँ। If at any time the Prime Minister considers it necessary to hold a referendum on any matter of national importance, he may refer the matter to a joint sitting of the Majlis-e-Shura, yani Parliament, and if it is approved in the joint sitting, the Prime Minister may cause such matter to be referred to a referendum in the form of a question that is capable of being answered by either yes or no। ये कार्रवाई डाली इन्होंने 18वीं तरमीम में। वजीर आज़म पाकिस्तान या सदर पाकिस्तान चाहे तो रेफरेंडम नहीं करवा सकता, कोई अदालत भी इसका हुक्म नहीं दे सकती कि जाएं जाके अवामी रेफरेंडम आप करवा लें। अब रेफरेंडम नहीं हो सकता, तब तक नहीं हो सकता जब तक कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिस मामले पर रेफरेंडम करवाना चाहते हैं वो मामला ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, यानी सेनेट और कौमी असेंबली, इनके यानी एमएनएज और सेनेटर्स, ये सारे इकट्ठे बैठेंगे एक सेशन में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो मसला इनके सामने रखेंगे, ये उस सेशन में अक्सरियत के साथ फैसला करेंगे कि हाँ ये ऐसा मामला है पब्लिक इंपॉर्टेंस का, या लोगों के लिए इतना अहम है कि लोगों के सामने ये सवाल रखा जाए, और जो सवाल रखा जाएगा उसका जवाब लोग हाँ या ना में देंगे, ये होगा रेफरेंडम। अब ना वजीर आज़म रेफरेंडम करवा सकते हैं, ना सदर पाकिस्तान रेफरेंडम करवा सकते हैं, और ना ही अदालत रेफरेंडम करवा सकती है। अदलिया के पास भी ये इख्तियार नहीं है। ये बड़ी चालाकी से पीएमएलएन ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर 18वीं तरमीम की आर्टिकल 48 और 6 के अंदर जो तरमीम की, 18वीं तरमीम में उन्होंने इसको छेड़ा और रेफरेंडम वाला किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, क्योंकि उनको यह पता था कि लोगों की राय उनके खिलाफ आएगी, इस निज़ाम के खिलाफ आएगी, तो निज़ाम की और अपनी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने रेफरेंडम का दरवाज़ा बंद कर दिया। देखिए, रेफरेंडम तभी करवाया जाता है ना जब आपको पार्लियामेंट आपकी फेल हो जाती है। रेफरेंडम तभी करवाया जाता है जब सियासतदान फैसला नहीं कर पाते किसी चीज़ का। तो रेफरेंडम करवाने का फैसला भी है वही सियासतदान करेंगे जो फैसला नहीं होने दे रहे। कितनी बड़ी ज्यादती की है इन्होंने। तो ये है वो 18वीं तरमीम जिसको इतना मुकद्दस समझते हैं कि हर बात के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या आसिफ अली जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब या दीगर सियासतदान 18वीं तरमीम को बीच में लेकर आ जाते हैं। तो अब आपको गालिबन समझ आ गई होगी कि अगर कोई नया निज़ाम आना है तो उसके लिए आईनी रास्ता जो है वो पार्लिमान का है, और पार्लिमान जो है वो इजाज़त नहीं देगी नया निज़ाम आने के लिए। दूसरा रास्ता रेफरेंडम का है। रेफरेंडम करवाने के लिए भी आपको पार्लियामेंट का एक जॉइंट सेशन चाहिए होगा जिसमें सेनेटर्स और कौमी असेंबली के तमाम मेंबर्स यानी एमएनएस बैठेंगे। अब वहां तादाद सेनेटर्स की और एमएनएस की मिला के ज़्यादा हो जाती है अपोजिशन की। हुकूमत के पास कौमी असेंबली में तो बंदे ज़्यादा हैं,
लेकिन सेनेट में कम है। अब जब इकट्ठा करेंगे तो इनकी तादाद कम हो जाती है। तो जब अपोजिशन की तादाद ज़्यादा हो जाती है और हुकूमत की तादाद कम हो जाती है तो ये हार जाएंगे। यहां कोई रेफरेंडम उनकी मर्जी के बगैर हो नहीं पाएगा। और क्या वो ऐसा रेफरेंडम होने देंगे जो उनके बड़े दिल पसंद और पसंदीदा निज़ाम के खिलाफ हो? तो अब तक के लिए एक बड़ा नो है। लेकिन पाकिस्तान में आपको एक चीज़ और बताऊं, पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानियां की हैं और अल्लाह की बड़ी रहमतें हैं। तो मायूस नहीं होना चाहिए। जब अल्लाह ताला चाहेंगे और जब इस मुल्क को कोई गायबी मदद मिलेगी तो फिर आप देखिएगा कि ये जो 18वीं तरमीम है ये भी उड़ जाएगी और उस वक्त कोई ऐसा रास्ता निकलेगा कि रेफरेंडम के ज़रिए जो है वो लोग अपना नया रास्ता चुन सकें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।